हेलो एवरीवन, वेलकम इन जमा नटराज यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोगों के लिए बीएड की है कंटेम्परेरी की बुक है। तो उसकी फर्स्ट यूनिट है एजुकेशन एंड इंडियन सोसाइटी, शिक्षा और भारतीय समाज। यूनिट फर्स्ट है एजुकेशन एंड इंडियन सोसाइटी, शिक्षा और भारतीय समाज। तो उसका पहला है एजुकेशन कॉन्सेप्ट्स, प्रोसेस एंड बेसिस एंड नेचर, शिक्षा, संकल्पना, प्रक्रिया, आधार तथा प्रकृति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा का अर्थ। मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ। तो शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा को आंग्ल भाषा में हम एजुकेशन कहते हैं। और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से हुई थी। लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से हुई थी। तो पहला शब्द था एजुकेटम। एजुकेटम जिसका अर्थ होता है टू ट्रेन, शिक्षित करना, एक्ट ऑफ टीचिंग। तो एजुकेटम का अर्थ है शिक्षित करना। दूसरा शब्द था एडुसियर। एडुसियर तो इसका अर्थ होता है विकसित करना। और तीसरा था एडुकेयर। एडुकेयर तो उसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना या विकसित करना या बाहर निकालना। तो इस तरह से इसका जो अर्थ हुआ। इसके बाद इसकी परिभाषा जो होती है वो है शाब्दिक अर्थ के अनुसार शिक्षा एक विकास संबंधी प्रक्रिया है। इस विकास की गति एवं प्रकृति को समझने के लिए शिक्षा की सामग्री का ज्ञान होना परम आवश्यक है। इसके बाद आता है शिक्षा का संकुचित अर्थ। नैरोअर मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो संक्षिप्त रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहा जाता है। मिल के शब्दों में शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों में संस्कृति का संक्रमण करते हैं ताकि वे उसका संरक्षण कर सकें और यदि संभव हो तो उसमें उन्नति भी कर सकें। शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों में संस्कृति का संक्रमण करते हैं ताकि वे उसका संरक्षण कर सकें और यदि संभव हो सके तो उसमें उन्नति भी कर सकें। कुछ परिभाषाएं और भी हैं। एक है J.S. मैकेंजी के अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास तथा सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। J.S. मैकेंजी के अनुसार है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास तथा सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। प्रोफेसर ड्रीवर के अनुसार है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है। अगर इसे इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में भी ऐसे बोल सकते हैं, एजुकेशन इज ए प्रोसेस इन विच एंड बाई विच द नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द यंग आर शेप्ड एंड मोल्डेड। एक परिभाषा और है कि शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। जी परिभाषा है G.H. थॉमसन के अनुसार। अगला है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ
में शिक्षा का अर्थ होता है कि बालक के उन सभी अनुभवों से होता है जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। J.S. मैकेंजी के अनुसार है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है। J.S. मैकेंजी के अनुसार है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती रहती है। M.K. गांधी के अनुसार है कि शिक्षा का अर्थ मैं बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ। M.K. गांधी ने कहा कि शिक्षा का अर्थ मैं बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ। डिम्पल के अनुसार है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया, तो शिक्षा की प्रक्रिया जो है, शिक्षा का अर्थ केवल स्कूल में दिए जाने वाले ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। फर्स्ट है कि शिक्षा का अर्थ केवल स्कूल में दिए जाने वाले ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। दूसरा आता है शिक्षा का अर्थ बालक की जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में। तीसरा है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। गतिशील प्रक्रिया का मतलब हो गया कि शिक्षा जो है जड़ नहीं है, अपितु एक गतिशील प्रक्रिया है जो बालक को सदैव देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार प्रगति की ओर अग्रसर करती रहती है। अगला आता है चौथा नंबर की शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है तथा जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। अगला आता है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक तथा बालक को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए केवल मनोवैज्ञानिक पक्ष पर बल दिया है। वहाँ दूसरी ओर जॉन डीवी ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष को स्वीकार करते हुए इसके सामाजिक पक्ष पर अधिक बल दिया। संक्षेप में जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया के दो पक्ष हैं, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक। तो त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में कहा गया कि जिसके 3 अंग माने गए, शिक्षक, बालक तथा पाठ्यक्रम। इन्हीं तीनों अंगों की पारस्परिक क्रिया में ही शिक्षा निहित होती है, तो इसीलिए इसे त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में कहा गया है। फिर आता है शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन। नेचर ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, सिखाने वाला, सीखने वाला और सीखने सिखाने की विषय सामग्री। दूसरा नंबर आता है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा की प्रक्रिया किसी समाज में निरंतर चलती है, परंतु संकुचित अर्थ में यह केवल विद्यालयों में ही चलती है। तीसरा नंबर है कि शिक्षा एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। इसके उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं और विकास उन्मुख होते हैं। इस प्रकार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। व्यापक अर्थ में शिक्षा की विषय सामग्री अति व्यापक होती है, उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, परंतु संकुचित अर्थ में इसकी विषय सामग्री निश्चित पाठ्यचर्या तक सीमित होती है। व्यापक अर्थ में शिक्षा की विधियां अति व्यापक होती हैं, परंतु संकुचित अर्थ में निश्चित होती हैं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ हुआ कि
शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवन का सच्चा आनंद लिया जा सके। अतः यदि बालक को एक सुखी, संपन्न तथा प्रसन्न जीवन का आनंद लेने के योग्य बनाना है तो शिक्षा के संकुचित अथवा व्यापक दोनों ही अर्थों का समन्वय करना होगा। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में होती है कि जो चेतन अथवा अचेतन रूप से बालक की व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं अथवा सामाजिक आदर्शों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार स्वतंत्रता प्रदान करे, उसका बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास करती है एवं उसके व्यवहार में परिवर्तन करती है। शिक्षा की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का वास्तविक अर्थ पर प्रकाश डालने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। तो सुकरात के अनुसार, सोक्रेटिस के अनुसार कि शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। टैगोर के अनुसार कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके अथवा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। टीपी नन के अनुसार शिक्षा बालक की वैयक्तिकता का पूर्ण विकास है जिससे वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके। शिक्षा तथा निर्देशन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो शिक्षा और निर्देशन में क्या अंतर होता है? शिक्षा का अर्थ बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, ज्ञान को बलपूर्वक ठूंसना नहीं है। इस प्रकार शिक्षा बालक का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास करती है। निर्देशन का अर्थ है अध्यापन द्वारा पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के मस्तिष्क में निश्चित विषयों का ज्ञान थोपना। इस प्रकार निर्देशन का संबंध केवल मानसिक विकास से होता है। दूसरा नंबर है शिक्षा का कि शिक्षा में बालक का स्थान मुख्य होता है तथा शिक्षक का गौड़ होता है। निर्देशन में शिक्षक का स्थान जो होता है वो बड़े गौरव का होता है एवं महत्व का होता है और बालक का गौड़ होता है। तीसरा, शिक्षा में बालक की रुचि तथा मानसिक स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन निर्देशन में बालक की रुचि तथा मानसिक स्थिति की अवहेलना करके ज्ञान को बलपूर्वक ठूंसा जाता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना है, लेकिन निर्देशन का उद्देश्य बालक को स्कूल अथवा कॉलेज की परीक्षा में पास कराना है। शिक्षा द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान अपना निजी ज्ञान होता है, किसी का दिया हुआ नहीं होता है। निर्देशन द्वारा ज्ञान को बलपूर्वक रटाया जाता है, ऐसे ज्ञान में स्थिरता नहीं होती है। तो इस तरह से शिक्षा और निर्देशन हो गया। इसके बाद शिक्षा के रूप होते हैं औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो औपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसको बालक किसी कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण में रहते हुए किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित शिक्षण पद्धति के द्वारा निश्चित स्थान पर निश्चित समय में समाप्त करके परीक्षा देकर उपाधि ग्रहण कर लेता है। औपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसको बालक किसी भी कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण में रहते हुए किसी भी पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए
निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित शिक्षण पद्धति के द्वारा निश्चित स्थान पर निश्चित समय में समाप्त करके परीक्षा देकर के उपाधि ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार औपचारिक शिक्षा एक कृत्रिम होती है तथा इसके समस्त साधन सीमित होते हैं। ऐसी शिक्षा को प्रदान करने का प्रमुख साधन तो स्कूल है, परंतु पुस्तकालय, अजायब घर, चित्र भवन तथा पुस्तकें आदि भी औपचारिक शिक्षा के साधन माने जाते हैं। अब आता है इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो आकस्मिक तथा स्वाभाविक होती है। ऐसी शिक्षा में औपचारिक शिक्षा की भांति किसी निश्चित योजना अथवा उद्देश्य के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, स्थान, समय तथा शिक्षक आदि पूर्व निश्चित नहीं होते हैं। ऐसी शिक्षा को बालक, परिवार, समाज, धर्म तथा खेल के मैदानों आदि अनेक साधनों के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में रहते हुए स्वाभाविक रूप से ग्रहण करके विकसित होता रहता है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शिक्षा। तो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शिक्षा क्या होती है, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन। तो प्रत्यक्ष शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें शिक्षक और बालक एक दूसरे के आमने सामने हों तथा शिक्षक जानबूझकर पूर्व योजना के अनुसार किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी निश्चित शिक्षण पद्धति का अनुसरण करके बालक को निश्चित प्रकार का ज्ञान दे। जब बालक के समक्ष शिक्षक इस प्रकार का नियंत्रण वातावरण प्रस्तुत करें जिसमें रहते हुए उसके व्यक्तित्व का बालक के ऊपर सीधा प्रभाव पड़े, तो ऐसी शिक्षा को प्रत्यक्ष शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। अप्रत्यक्ष शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें शिक्षा किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसी निश्चित शिक्षण पद्धति के द्वारा नहीं दी जाती, अपितु स्वतंत्र वातावरण में अप्रत्यक्ष साधनों के द्वारा स्वयं ही संचालित होती रहती है। ऐसी शिक्षा को जिन साधनों द्वारा ग्रहण किया जाता है उनकी रचना किसी अन्य प्रयोजन से हुई होती है, भले ही लोग उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर लें। फिर आता है सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा, जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन। तो सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहा जाता है। ऐसी शिक्षा का लक्ष्य जो होता है सामान्य होता है तथा ये प्रत्येक बालक के लिए निश्चित स्तर तक सामान्य रूप से अनिवार्य होती है। विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य जो होता है बालक को किसी विशिष्ट प्रकार के जीवन अथवा योग्यता के लिए तैयार करना है। ऐसी शिक्षा विशिष्ट रुचि तथा योग्यता एवं क्षमता वाले बालक के लिए ही होती है। फिर आता है व्यक्तिगत तथा सामूहिक शिक्षा, इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एजुकेशन। व्यक्तिगत शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो किसी भी बालक को दूसरे बालकों से अलग रखकर उसकी रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान की जाए। सामूहिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसके द्वारा बहुत से बालकों को एक ही स्थान पर कुछ निश्चित विषयों का ज्ञान दिया जाए। शिक्षा के अंग। तो शिक्षा के अंग 3 अंग होते हैं। पहला है शिक्षक, दूसरा बालक तथा तीसरा है पाठ्यक्रम। तो शिक्षक क्या होता है? शिक्षक राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग भी है और निर्माता भी। बालक शिक्षा का समस्त कार्य जो है बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। आधुनिक युग में पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय तथा पाठ्य पुस्तकें सब बाल केंद्रित हो गई हैं। कोई भी शिक्षक अपने कार्य में उस समय तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसे बालक के स्वभाव का पूरा ज्ञान ना हो। तो इस तरह से बालक हो गया। तीसरा आता है पाठ्यक्रम। शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह बालक तथा शिक्षक के बीच कड़ी का काम करता है तथा दोनों की सीमाओं को निश्चित करके शिक्षा की समस्त
योजनाओं को शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार संचालित करता है। पाठ्यक्रम का निर्माण देश, काल तथा समाज की आवश्यकताओं एवं प्रचलित विचारधाराओं के अनुसार होता है। इसके बाद आता है शिक्षा के विभिन्न स्तर, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा का अर्थ हो गया पहला, शिक्षा के उद्देश्य। तो शिक्षा का अर्थ होता है कि आधुनिक धारणा के अनुसार शिक्षा बालक के अंदर छिपी हुई समस्त शक्तियों को सामाजिक वातावरण में विकसित करने की कला होती है। शिक्षा का उद्देश्य तो बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तथा उसमें सामाजिक कुशलता के गुणों का विकसित करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। फिर आता पाठ्यक्रम। आधुनिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत ज्ञानार्जन संबंधी विषयों की अपेक्षा सामाजिक अध्ययन पर बल दिया जाता है। शिक्षण पद्धतियाँ तो रटन पद्धति के कारण शिक्षा निर्दीप तथा नीरस हो गई थी। आधुनिक धारणा के अनुसार अब बालक के सर्वांगीण विकास हेतु रटन पद्धति की अपेक्षा खेल विधि, करके सीखने की विधि तथा योजना विधि आदि शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। फिर आता अनुशासन। आधुनिक धारणा की दमन की अपेक्षा शिक्षक के प्रभाव तथा नियंत्रित स्वतंत्रता पर बल देती है, जिससे बालक में आत्म अनुशासन की भावना विकसित हो सके। परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं, प्रगति पत्रों तथा वर्धनशील लिखित विवरण पर बल देती है, जिससे बालक की विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली प्रगति का ठीक ठीक पता चल जाए। शिक्षा के साधन। सभी अनौपचारिक साधनों को स्कूल रूपी औपचारिक साधन के साथ पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। शिक्षक, फिर आता बालक और फिर है स्कूल और शिक्षा एक अनुशासन के रूप में। ये विभिन्न स्टेजेज हैं। तो इस तरह से आता है शिक्षा का महत्व क्या है। तो शिक्षा का महत्व अनेक दृष्टियों से है। इनका कार्य क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनको पूरा करने से व्यक्ति अपने जीवन को सुखी तथा सफल बनाते हुए सामाजिक कार्यों को उचित समय पर पूरा करने के योग्य बन जाता है। तो शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करने के लिए हम भारतीय दशाओं को दृष्टि में रखते हुए इसके विभिन्न कार्यों पर अगले जीवन में शिक्षा के कार्य, शिक्षा जो है सामान्य तथा राष्ट्रीय जीवन में इतने कार्य करती है जिससे व्यक्ति तथा समाज जो है निरंतर उन्नति के शिखर पर चढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा शिक्षा का महत्व हुआ। तो इस तरह से हमारा ये मतलब टॉपिक कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चन शॉर्ट हैं, जैसे क्या है, शिक्षा जीवन है और जीवन है। तो जीवन क्या है? एक प्रक्रिया है। शिक्षा है ज्ञान तथा अनुभव है। फिर आता शिक्षा का सही अर्थ क्या है? शिक्षा मानव विकास है और शिक्षा अभिवृद्धि है। रास ने शिक्षा को क्या माना है? तो रास ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। किसने कहा कि शिक्षा का प्रमुख कार्य है प्रत्येक पग पर अपने अनुभवों से जीवन को समृद्ध बनाना? तो डीवी ने कहा था। अगला है, ब्राउन ने शिक्षा के साधनों को कितने भागों में बांटा है? तो 4। अगला आता है, परिवार की क्या प्रमुख विशेषता है? सार्वभौमिकता तथा भावात्मक आधार है। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।